ऑपरेशन ब्लू स्टार, वो घटना जिसने भारत के इतिहास को बदल के रख दिया। इस ऑपरेशन के जख्म सिर्फ पंजाब के ही हिस्से में नहीं आए, बल्कि इसकी टीस पूरे मुल्क ने महसूस की थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार को आज पूरे 39 साल हो चुके हैं। जरनैल सिंह भिंडरावाले की मौत के साथ ऑपरेशन ब्लू स्टार तो सफल रहा, लेकिन उसकी बड़ी कीमत आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शहादत के रूप में चुकानी पड़ी थी। शायद इस ऑपरेशन को शुरू करने से पहले ही इंदिरा गांधी को ये आभास हो चुका था कि जो मैं कदम उठाने जा रही हूँ, शायद यही मेरी मौत की वजह हो सकती है। उनके आखिरी शब्द कुछ इस प्रकार थे: चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इसके गौरव है और किसी चीज पे। और जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही में जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। और मेरी आशा है कि नौजवान हो या महिलाएं हो, ये सब इसको आज सोचे। ऑपरेशन ब्लू स्टार को पूरा करने में 493 लोगों को मरना पड़ा, वहीं 248 से ज्यादा लोग घायल हुए, वहीं 83 जवान शहीद हो गए। 6 जून 1984 का वो दिन सिखों के लिए आज भी एक दर्दनाक घटना है, और इस सब के पीछे जो वजह थी वो थी पंजाब को एक अलग देश बनाने की मांग, जिसे जरनैल सिंह भिंडरावाले पूरे देश में फैला रहे थे। लेकिन भिंडरावाले को ताकतवर बनाने में भी कांग्रेस की उस सोच का नतीजा था जो पंजाब में अकाली दल की सरकार को किसी भी कीमत पर कमजोर करके अपने लिए राजनीतिक राह तैयार करना चाहती थी। लेकिन कांग्रेस को ये नहीं पता था कि जिसे वो लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं वो ही शख्स उन पर भारी पड़ जाएगा, और उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की कीमत देश को चुकानी पड़ेगी। और कैसे एक साधारण सिख युवक भारत सरकार के लिए परेशानी का सबक बन गया, जिसे बचाने के लिए पंजाब का हर शख्स अपनी जान तक देने को तैयार था। और आज इस वीडियो में आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार की पूरी जानकारी देने वाला हूँ मैं। और अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो आप तक यूं ही पहुंचती रहे। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत आजादी के बाद शुरू होती है। ये वो दौर था जब अंग्रेजों द्वारा किए गए बंटवारे के बाद पंजाब के 2 टुकड़े हो गए, जिसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के साथ ही चला गया। बंटवारे के दौरान बहुत खून खराबा हुआ और बड़ी संख्या में सिख, हिंदू और सिंधी पाकिस्तान से भारत आ गए। ऐसे में पंजाबियों को अपनी संस्कृति और भाषा के वजूद की चिंता सताने लगी। हालांकि अंग्रेजों के ही दौर में साल 1920 में सिखों की धार्मिक संस्था की राजनीतिक शाखा के रूप में अकाली दल का गठन हो चुका था। ऐसे में आजादी के बाद भाषाई आधार पर जब राज्यों का पूर्ण गठन हुआ, तब सिख बहुमूल्य राज्य बनाए जाने की मांग की गई थी। लेकिन उनकी इस मांग को इस आधार पर दरकिनार कर दिया गया कि ये कोई पॉपुलर डिमांड नहीं है, केवल कुछ संगठन ही ऐसी मांग कर रहे हैं। यह बात तब कही गई थी जब पंजाब का मौजूदा हिस्सा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजनीति दिल्ली भी आया करती थी। ऐसे में सिखों की संख्या हिंदुओं के मुकाबले कम थी। सिखों का मानना था कि पंजाब के संसाधनों पर पहले पंजाबियों का हक है। ऐसे में देश में बनने वाले बांध और नहरों पर उन्हें ज्यादा हक दिया जाए। 1956 में हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, लेकिन पंजाब को अलग राज्य घोषित करने में केंद्र सरकार को पूरे 10 साल का लंबा वक्त लगा। साल 1965 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद पंजाब हरियाणा का गठन हुआ। अब जाकर सिखों की लंबे समय से हो रही अलग राज्य की मांग पूरी हो चुकी थी। अकाली दल ने पंजाब के गठन के लिए इस मांग को भाषा के आधार पर रखा था, न कि धर्म के आधार पर, इसलिए सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार किया था। इसके बाद पंजाब के प्रवासी जो कि विदेश जैसे कि ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका चले गए, जहां पर 1970 में खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत हुई। जगजीत सिंह चौहान जैसे कुछ नेताओं ने विदेशी धरती पर खालिस्तान के अलग देश के रूप में गठन का ऐलान कर दिया और वहां पर खालिस्तान की करेंसी भी लागू कर दी। लेकिन अकाली दल ने कभी भी अलग खालिस्तान की मांग नहीं की थी। अकाली दल तो सिर्फ शांति चाहता था, लेकिन उन्होंने कभी भी अलग देश की मांग नहीं करी। ऐसे में सन 1973 में आनंदपुर साहिब का एक महत्वपूर्ण घटना घटी। यहाँ हुई बैठक में एक प्रस्ताव प्रेरित किया गया जिसमें राजनीतिक, आर्थिक
और सामाजिक मुद्दे शामिल किए गए। अकाली दल का मानना था कि सिख समुदाय की पहचान, वजूद और संस्कृति को बचाए रखना होगा। केंद्र सरकार को राज्यों के काम में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार को फेडरल स्ट्रक्चर के रूप में अनुरूप राज्य की पूरी ताकत देनी चाहिए। अकाली दल ने अनंतपुर प्रस्ताव के 7 बातें महत्वपूर्ण रखी। पहला, चंडीगढ़ को पंजाब को दिया जाए, जबकि केंद्र में चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी घोषित किया गया था। वहीं हरियाणा को पंजाबी बोले जाने वाले कुछ इलाकों को पंजाब में शामिल किया गया। तीसरी मांग यह थी कि मौजूदा संविधान के अंतर्गत राज्यों को और अधिक अधिकार दिया जाए और राज्यों के काम में केंद्र को दखल नहीं देना चाहिए। पंजाब में उद्योगीकरण और लैंड रिफॉर्म होने चाहिए। वहीं कमजोर तबके के लोगों के हितों का ख्याल रखा जाए। इसके अलावा अकाली दल ने मांग रखी कि अखिल भारतीय गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन किया जाए। साथ ही पंजाब के बाहर अल्पसंख्यकों के रूप में रह रहे सिखों को अधिकारों की पूरी रक्षा की जाए। इसके अलावा फौज में सिखों की भर्ती ज्यादा संख्या में होनी चाहिए और मौजूदा कोटा सिस्टम को खत्म किया जाए। 1973 में आनंदपुर साहिब में पारित इस प्रस्ताव को हर किसी ने भुला दिया, लेकिन इसे साल 1982 में फिर से हवा जरनैल सिंह भिंडरावाले ने दी। जरनैल सिंह भिंडरावाले को 1977 सिखों के धर्म प्रचार की प्रमुख शाखा दमदमी टकसाल का मुख्य नियुक्त किया गया था। उस समय तक दमदमी टकसाल का निरंकारियों से सीधा टकराव हो चुका था। पारंपरिक रूप से सिखों का मानना था कि गुरु ग्रंथ साहिब 11वें और आखिरी गुरु हैं, जो अनंत काल तक बने रहेंगे। गुरु गोविंद सिंह के बाद और कोई इंसान गुरु का पद ग्रहण नहीं कर सकता। वहीं निरंकारी इस बात को नहीं मानते थे। ऐसे में 1978 में वैसाखी के दिन सिखों और निरंकारी सिखों के बीच खूनी झड़प हो गई। इस घटना में 13 निरंकारियों की जान गई और इसके बाद पंजाब हमेशा के लिए बदल गया और दोबारा पहले जैसा कभी नहीं हो पाया। वहीं 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी, जो कि 1977 तक लागू रही। इसके बाद हुए चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पंजाब में भी सत्ता कांग्रेस के हाथ से निकलकर अकाली दल के हाथ में आ गई। वहीं पंजाब में अकाली दल सत्ता हासिल करने के बाद काफी ज्यादा हावी हो चुकी थी। ऐसे में उसे काटने के लिए कांग्रेस को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो अकालियों के विरोध कर सके। ऐसे में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह की सलाह पर संजय गांधी और इंदिरा गांधी ने ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी जिसका वक्तव्य करिश्माई हो और जिससे कि सिख अकाली दल की ओर न जाकर उसकी तरफ आए। कांग्रेस की यह तलाश जरनैल सिंह भिंडरावाले पर आकर खत्म हुई। इसके बाद कांग्रेस ने भिंडरावाले को पंजाब के धार्मिक राजनीति में बढ़ावा देने के लिए हर तरह की मदद की। भिंडरावाले ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में अपने उम्मीदवार खड़े करने शुरू किए। उन उम्मीदवारों का कांग्रेस ने समर्थन किया। इस तरह कांग्रेस ने भिंडरावाले की पंजाब और सिखों के बीच मजबूती से पैर जमाने में मदद करी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद 1980 में फिर से चुनाव हुए। तब पंजाब में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनी। ऐसे में दरबारा सिंह मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उस समय भिंडरावाले को रोक लगाने के लिए कहा, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व में इसके पक्ष में नहीं था। ऐसे में भिंडरावाले का प्रभाव और बढ़ता चला जा रहा था। 1980 में भिंडरावाले और उनके समर्थकों पर निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह की हत्या का आरोप लगा, लेकिन पंजाब सरकार भिंडरावाले के आगे बेबस हो चुकी थी। इसके बाद 1981 में भाषा का मुद्दा जनगणना के दौरान अहम हो गया। हिंदी के आगे पंजाबी के पिछड़ने का डर सिखों को था। पंजाब केसरी ने अपने लेखों में लिखा कि पंजाब में रहने वाले हिंदू हिंदी को अपनी मातृभाषा बताए, न कि पंजाबी को। इस कारण पंजाब केसरी के मालिक लाला जगत नारायण की दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई। इस मामले में भिंडरावाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन राज्य में गिरफ्तारी के विरोध में हिंसा शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद भिंडरावाले को छोड़ दिया गया, लेकिन इसके बाद भिंडरावाले का कद अचानक से सिख राजनीति में बहुत बड़ा हो गया। इस घटना के बाद उनके कट्टर अनुयायियों ने की संख्या तेजी से बढ़ोतरी हुई। इस बारे में एक बार भिंडरावाले ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जो काम मैं सालों में नहीं कर पाया वो 2 दिन में जेल में रहने से पूरा हो गया। 1982 में भिंडरावाले और अकालियों के बीच साथ काम करने पर सहमति बनाई गई। अकाली दल के संत हरचंद सिंह लोंगेवाल और भिंडरावाले के बीच सहमति के बाद धर्म युद्ध मोर्चा की शुरुआत हुई, जिसका मुख्य आदेश 1973 के आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की मांगों को पूरा करवाना था। ऐसे में जब भिंडरावाले कांग्रेस के हाथ से निकल गए तो राज्य की सत्ता पर काबिज कांग्रेस सरकार ने इस आंदोलन को रोकने की पूरी कोशिश करी। इस दौरान तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। तकरीबन 30,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। ऐसों
में सिखों ने 1982 में दिल्ली में होने वाले 9वें एशियाई खेलों के आयोजन में बाधा डालना शुरू करी। ऐसे में पंजाब से हरियाणा और दिल्ली के ओर से आने वाली सभी सिखों की तलाशी ली जाने लगी। इस दौरान रिटायर सैन्य अधिकारियों की भी तलाशी ली गई। ऐसे में चुन चुनकर तलाशी लिए जाने की वजह से सिखों में काफी ज्यादा नाराजगी बढ़ चुकी थी। 1983 में धर्मयुद्ध मोर्चा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाले आईपीएस अधिकारी एएस अटवाल की स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई। पंजाब पुलिस के अंदर भिंडरावाले का इतना खौफ था कि अपने अधिकारी की लाश को उठाने में 2 घंटे तक पुलिस का कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा। इसके बाद पंजाब में हिंदू और पंजाबियों के बीच विवाद पैदा हो गया। अक्टूबर 1983 में एक बस में सवार 6 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। इसके बाद पंजाब में स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाता देख राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। सीएम दरबारा सिंह जो भिंडरावाले पर लगाम लगाना चाहते थे, उनकी सरकार को इंदिरा गांधी ने बर्खास्त कर दिया। इसके बाद भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने हरमंदिर साहिब परिसर के अंदर हथियार इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बड़ी मात्रा में वहां हथियार आते गए। 15 दिसंबर 1983 को भिंडरावाले ने अपने समर्थकों के साथ अकाल तख्त पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले के सामने बातचीत का प्रस्ताव रखा। अकाली गुट ने तो सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन भिंडरावाले ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। भिंडरावाले ने अकालियों पर आरोप लगाया कि तुम राजनीतिक ताकत हासिल करना चाहते हो और मुझे भारत सरकार का यह प्रस्ताव बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। अब 1 जून को पंजाब में कर्फ्यू लगाया गया। हिंदुओं और सिखों के बीच झड़प और गुरुद्वारे पर हमले को बढ़ता देख 1 जून 1984 को पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले 5 महीने में तकरीबन 300 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी थी। ऐसे में भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पंजाब में आने जाने पर पाबंदी लगा दी। रेल, वायु और सड़क मार्ग बंद कर दिए गए। किसी भी तरह के संदेश भेजने पर पाबंदी लगा दी गई। सेना और अर्धसेना बलों ने सारा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया और पत्रकारों को भी अमृतसर छोड़ने के लिए कह दिया गया। 1 जून को इंदिरा गांधी ने रेडियो पर अपना भाषण दिया और बातचीत कर रास्ता खुले होने की बात कही। 3 जून को सिखों के 5वें गुरु की शहीदी दिवस होता है। ऐसे में उस दिन स्वर्ण मंदिर में रोज की अपेक्षा में ज्यादा श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आए। पुलिस और सरकारी तंत्र लोगों को मंदिर से वापस जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर से बाहर नहीं निकलने दिया। शायद उनका इरादा लोगों को किसी भी तरह की कार्रवाई के समय लोगों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का रहा होगा। भिंडरावाले के समर्थकों को हथियार चलाने और सैन्य बलों का सामना करने का प्रशिक्षण मेजर जनरल सहबाग सिंह ने दिया था। सहबाग ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के लोगों को पाकिस्तान सेना का सामना करने के लिए प्रशिक्षित किया था। उस अनुभव का उपयोग सहबाग ने भिंडरावाले के समर्थकों को ट्रेनिंग के रूप में दिया। मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़ के हाथों में ऑपरेशन ब्लू स्टार की कमान सौंपी गई। 5 जून की शाम दोनों पक्षों के बीच मुख्य लड़ाई शुरू हुई। सेना को पहले से ही ये निर्देश दिए गए थे कि हरमिंदर साहब को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। शुरुआत में सेना को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आतंकियों के पास आधुनिक हथियार हैं। उनके पास एंटी टैंक गन, रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन भी थी और भिंडरावाले को समर्थकों को ये तक पता था कि कहां सही पोजीशन पर सेना की तरफ घात लगाया जा सके। जब शुरुआत में ज्यादा संख्या में सैनिक घायल हुए तो मेजर बराड़ ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और अकाल तख्त पर हमले के लिए टैंक मंगा लिए। इन टैंक का उपयोग रात में रोशनी करके भिंडरावाले और उसके समर्थकों पर निशाना लगाना रहा। लेकिन जब बात इससे भी नहीं बनी तो अकाल तख्त के ऊपर टैंक से गोले दागे गए और इस दौरान भिंडरावाले की मौत हो गई। जांच में पाया गया कि टैंक से अकाल तख्त के ऊपर 80 से ज्यादा गोले दागे गए थे। हमले के दौरान अकाल तख्त और पुस्तकालय को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। मिशन के पूरे होने के बाद जब स्वर्ण मंदिर परिसर की जांच की गई तो बड़ी मात्रा पर वहां पर हथियार मिले। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भारतीय सेना के 83 जवान शहीद हुए, वहीं 248 लोग घायल हुए। वहीं इसी दौरान 500 से ज्यादा आतंकी मारे गए, जिसमें भिंडरावाले भी शामिल थे। हालांकि इस ऑपरेशन के तत्काल बाद पंजाब में कभी शांति नहीं आई। पंजाब के ग्रामीण इलाकों में जहां भिंडरावाले की पकड़ मजबूत थी, वहां ऑपरेशन ब्लू स्टार का दूसरा चरण चलाया गया। ऑपरेशन में स्वर्ण मंदिर के कुछ हिस्सों को काफी नुकसान पहुंचा था। इससे सिख समुदाय का एक तबका इंदिरा गांधी से नाराज हो गया था, जिसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को सुबह 9 बजे इंदिरा गांधी के 2 बॉडीगार्ड ने उन्हें गोली मार दी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़के, हजारों सिख मारे गए। पंजाब को अमन चैन हासिल करने के लिए तकरीबन 10 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। बाकी आप भिंडरावाले के लिए क्या राय रखते हैं कि भिंडरावाले एक संत थे या आतंकवादी?
मुझे कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।